कहानी के ये जो प्रश्न उत्तर हैं, गलता लोहा शेखर जोशी के प्रश्न उत्तर हैं। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र किया है। अब देखो, गलता लोहा पाठ के प्रश्न उत्तर है। प्रश्न पहला, तो धनराम उन अनेक छात्रों में से एक था जो एक साथ किताबों की विद्या और घन अर्थात काम करना भी सीख रहा था। मतलब धनराम नाम का लड़का जो लोहार का बेटा होने के कारण जो अपने पिता का व्यवसाय था उसका प्रशिक्षण भी मिल रहा था। मतलब यहाँ कोई खेत पे काम करता है तो बेटा भी जाके करता ना, ठीक उसी प्रकार उसके पिता क्या करते थे, लोहार का काम करते थे। तो वो यहाँ पढ़ने के बाद प्रशिक्षण करता था और एक तरफ पढ़ाई भी कर रहा था, दूसरी तरफ अपने पिता के काम में हाथ भी बटाता था। उसे गणित समझ में नहीं आती थी जिसके कारण शिक्षक से मार भी खाता था। उससे शिक्षक भी उसके हाथों में औजार थमाकर काम सौंप देते थे। अगला प्रश्न दूसरा, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? देखो, धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण। प्रारंभ से ही धनराम के मन में जाति को लेकर यह बात दी गई थी कि वह नीची जाति का है, चाहे वह कितना ही क्यों न पढ़ ले, काम तो उसे लोहार का ही करना है। मोहन पढ़ने में बहुत धनराम से कहीं अधिक तेज था, लेकिन इसी जातिगत हीनता के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। कहने का अर्थ यह है कि जो धनराम और मोहन साथ साथ पढ़ते थे, लेकिन जो मोहन था वो पढ़ने में अच्छा था और धनराम कमजोर था क्योंकि वो अपने पिता का काम में हाथ बटाता था। फिर भी वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि वो जाति में भी क्या था, ब्राह्मण था और वो लोहार था। तो उसके मन में ये कहीं ये जातिगत भावना बैठ गई थी, इसलिए वो प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, है ना। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न देखो, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? मतलब देखो, एक दिन धनराम लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई से मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में सरसी पकड़कर दूसरे हाथ में हथौड़ों की चोट करने के बावजूद लोहा उसे उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था, जबकि वो धनराम यही काम करता था लेकिन उसे मोड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखा, फिर अचानक हथौड़ी लेकर उसे बड़े आसानी से मोड़ दिया। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मोहन ऊंची जाति का था और एक ब्राह्मण होकर भी उसने लोहारगिरी का काम भी आता था। यह देखकर धनराम दंग रह गया था। देखो, मोहन की परिस्थिति कुछ इस पाठ में आपने देखी होगी कि पढ़ने में अच्छा होने के बावजूद भी जब उसके पिताजी किसी अपने परिचित के साथ उसको बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको पढ़ने नहीं देते हैं और उसे सारा काम करवाते हैं। और यहाँ उसके पिताजी की आशा अधूरी रह जाती है ना। तो वो देखता है कि कैसे धनराम लोहे को मोड़ रहा है, तो उस लोहे को मुड़ नहीं रहा था वो, तो मोहन उसको देखकर मोड़ देता है। तो इसमें धनराम आश्चर्यचकित हो जाता है। अगला प्रश्न, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक उसके जीवन में क्या एक नया अध्याय क्यों कहा है? देखो, जब मोहन पढ़ने के लिए लखनऊ जाता है तो उसका जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है वहाँ पर। अब देखो, जब मोहन गांव में तो अच्छा पढ़ने में था, मोहन गांव छोड़कर पढ़ाई करने लखनऊ शहर पहुँचता है, तब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। लेखक ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि अब उसे गाँव से बाहर शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। यदि गांव में रहता तो आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। पारिवारिक मजबूरी के कारण आगे की पढ़ाई करने शहर आना पड़ा और उससे नई दुनिया का परिचय हुआ। अगला प्रश्न, मास्टर त्रिलोकसी के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों? उत्तर देखो, धनराम को 13 का पारा ठीक से न सुना पाने के कारण मास्टर त्रिलोकसी उस पर व्यंग करते हैं ना। क्या व्यंग करते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। इसमें इस कथन
को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा है, मतलब उन्होंने व्यंग कहा कि तेरे दिमाग में तो क्या भरा है, लोहा, तो उसको व्यंग कहा, उस चाबुक कहा। मास्टर त्रिलोकसी के इस कथन से छात्र को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचती है। जाति को लेकर किए गए व्यंग से धनराम हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। उसे ऐसा लगता है कि आगे चलकर भी उसे लोहार का ही काम करना है। अगला प्रश्न, देखो बिरादरी का ये सहारा किसने किससे कहा। तो देखो यह कथन पाठ में पंडित वंशीधर ने लखनऊ से आए बिरादरी के युवक रमेश से कहा है ना, उसके पिताजी ने, मोहन के पिताजी ने। अगला देखो, किस प्रसंग में कहा था। तो वंशीधर को अपने बेटे मोहन के पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता थी। जो वंशीधर थे पंडित, उनको अपने बेटे मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि गांव में आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता था। ऐसे में जब शहर में बिरादरी मतलब अपने समाज का युवक रमेश ने उसे अपने साथ लखनऊ भेजने की बात की तो उन्हें लगा कि सहारा मिल गया और उनकी कृतज्ञता जताते हुए यह कथन कहा था। अगला प्रश्न, किस आशय से कहा होगा, मतलब ये कथन किस आशय से कहा होगा। तो को वंशीधर के इस कथन का आशय यह है कि जाति बिरादरी के होने के लाभ तो हैं, मौके पर अपनी बिरादरी के लोग ही सहायता तैयार करते हैं, मतलब वो अपनी जाति के लोग ही क्या करते हैं, सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। नहीं, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि शहर जाने के बाद मोहन पढ़ाई बंद हो गई। रमेश उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाने अपने साथ लेकर गया जरूर था, लेकिन मोहन वहां जाकर नौकर बन के रह गया। मोहन की प्रतिभा काम के बोझ के तेल में दब गई। वहीं उसके पिता वंशीधर इसी भ्रम में जी रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनकर गांव लौटेगा, लेकिन जब मोहन की वास्तविक स्थिति उसके परिवार वालों को नहीं बताया, क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो वो रमेश नाम का व्यक्ति मोहन को ले तो जाता है साथ में, लेकिन वो उसको वहाँ पे पढ़ने नहीं देता है, काम बताता रहता है, इस कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। और अब उसके पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अफसर बन के आएगा, तो पिताजी को, अपने परिवार वालों को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहता है। अगला प्रश्न, उसकी आंखों में एक सृजक सी चमक थी। कहानी का वाक्य देखो किसके लिए कहा गया है। तो यह मोहन के लिए कहा गया है। कब, जब वो लोहे को देख रहा था तब। किस प्रसंग में कहा गया है। लेखक ने इस वाक्य के प्रसंग को उस प्रसंग में कहा है जब मोहन धनराम को काम करते देख रहा था। जब धनराम लोहे की मोटी छड़ी को नहीं मोड़ पाया तो मोहन बिना किसी संकोच के बड़ी ही कुशलता से उसे मोड़ दिया। अपनी सफलता से मोहन की आंखों में चमक थी, मतलब जब मोहन ने उसको आसानी से मोड़ दिया लोहे को, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगला प्रश्न, यह पात्र विशेष के किन पहलुओं को उजागर करता है। इससे मोहन के उस चरित्र की विशेषता को उजागर करता है जिससे पता चलता है कि किसी भी जाति का संबंध किसी खास व्यवसाय से नहीं होता है। ब्राह्मण होते हुए भी वह लोहार का काम करने में जरा भी संकोच महसूस नहीं करता। अगला प्रश्न, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें। देखो गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन में बहुत संघर्ष, बहुत हद तक समानता है। पहले जब उसे नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में नदी में पानी भर जाता था, कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाता था ना, तो यहाँ पे पाटा की जगह। शहर आने के बाद उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उसी बीच में उसकी पढ़ाई रुक गई। वह काम की तलाश में कारखानों, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार उसका जीवन संघर्ष में भरा रहा। अगला प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोकसी का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है। मतलब एक अध्यापक के रूप में जो मास्टर त्रिलोकसी थे, उनका जो व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है। अपनी समझ में खूबियों और कमियों की विचार करें। देखो एक अध्यापक के रूप में मास्टर त्रिलोकसी अपने बच्चों के साथ बहुत ही कठोरता से पेश आते थे। वह पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करे,
इसके लिए मारने, डांटने, सजा देने के तरीकों का भी उपयोग करते थे, क्योंकि वह एक परंपरागत शिक्षक थे। इसके विपरीत में एक बात बुरी थी कि वे छात्रों के साथ जाति को लेकर भेदभाव करते थे। धनराम लोहार जाति का था, इसलिए वे उसके सही जवाब न देने पर व्यंग करते थे। मोहन ऊंची जाति का था, इसलिए उन पर अधिक ही प्यार लुटाते थे। गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अंत भी हो सकता है? चर्चा करें। कहानी के अंत में ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जाति विशेष को ध्यान में रखकर कोई काम किया जाना चाहिए या नहीं। मोहन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने के कारण खेती का काम संभाल लेता है। साथ ही वह लोहारगिरी का भी काम बड़ी सफलता के साथ करता है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उसे किसी कार्य में रुचि है। साथ ही कहानी के अंत में उसके काम की प्रशंसा कर देता है, तो कहानी का अंत भी अधिक रोचक हो जाता है। अगला प्रश्न, पाठ में निम्नलिखित शब्द को लोह कर्म से संबंधित किसका प्रयोजन है? शब्द सामने लिखना। ये शब्द है लोहे से बनाया ना, मतलब लोहों का उनके क्या क्या नाम देखो। धोकनी, धोकनी मतलब यह आग को धुधकने का काम करती है, मतलब फूंक लगाकर, मुंह लगाकर आग में फूंक लगाना होता है। अब देखो धोकनी क्या होती है? आग को धधकने का काम करती है। इसको मुंह लगाकर आग को फूंकना होता है। देखो पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित है, इसका क्या प्रयोजन, मतलब इस लोहे के बने हुए का क्या क्या करते हैं इनसे, है ना। सामने लिखना है। धोकनी देखो देखो फूंक लगाने का काम करते हैं, या आग को धधकाने मतलब आग को जागृत करने में इसको मुंह में लगाकर आग को फूंकना करते। दर्राती मतलब दातरा जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, इसमें मालवी में। यह मूल रूप से घास काटने या फसल काटने के काम आता है। दराती जैसे औजार लोहार भी बनाते हैं। सरसी, सरसी किसको बोलते हैं? केची के आकार का बना हुआ औजार, जिससे घर में छड़, घर में बटलोई इत्यादि को पकड़ा जाता है ना। सरसी मतलब संदासी। आफर है ना बट्टी, हथौड़ा है ना हाथ से लेकर इससे लोहा पीटते हैं। अगला प्रश्न, पाठ में काट छाट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ से चुनकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग किए। काट छाट कर मोहन कांटेदार झाड़ियों में काट छाट कर साफ करना चाहता था। उलट पुलट, धनराम दाएं हाथ से बट्टी को गर्म लोहे को उलट पुलट कर रहा था, मतलब वाक्यों में प्रयोग करना है। उट्टा पटक, मास्टर जी की कक्षा में पहुंचते ही उट्टा पटक करने वाले बच्चे एकदम शांत हो जाते। पढ़ लिख कर वंशीधर की इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर उनकी दरिद्रता को मिटा दे, मतलब गरीबी को मिटा दे। थका मांदा, दिन भर काम के पश्चात जब मोहन थका मांदा घर पहुंचता है तो उसके पिताजी उसे पुराणों की कथा सुनाकर उसे प्रोत्साहित करते थे। अगला प्रश्न, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उसे छाट कर लिखिए। जिन संदर्भों में प्रयोग हुआ है उन संदर्भों को स्पष्ट कीजिए। देखो वृद्ध हो चले वंशीधर के बूते का यह काम नहीं रहा, मतलब जब मोहन के पिता बूढ़े हो चले तो उनके कहा कि बूते मतलब उनके बूते का काम नहीं रहा। यहाँ तक इसका अर्थ है सामर्थ्य है, मतलब उनमें इतनी शक्ति नहीं रही। वंशीधर जी के शरीर की शक्ति से हैं, उनकी सामर्थ्य आज शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि वह पूरीताई का काम करने के लिए चढ़ाई की जाए, मतलब एक गांव से दूसरे स्थान जा सके। दान दक्षिणा देखो कि बूते पक्ष में वे किसी भी परिवार का आधा पेट भर पाते थे। यहाँ बूते का अर्थ सहारा या बल से हैं। जिस पूर्वताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, अब वैसे कहाँ कर पाते हैं, वहाँ पर भी बूते का अर्थ हुआ, मतलब ये बूते का अर्थ कहाँ प्रयोग हुआ है उसके बारे में बता दो। 3 स्थानों पर प्रयोग हुआ है ना। देखते हैं अगला, मोहन थोड़ा दही तो ला दो बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे दो ना, मोहन 1 किलो आलू ला दो। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए हैं, इन वाक्यों में आप सर्वनाम का प्रयोग करते हुए हैं, इन्हें दोबारा लिखो। देखो मोहन की जगह क्या आप आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर्वनाम। आप दही तो ला दो, आप ये कपड़े धोबी को तो दे आए, आप 1 किलो आलू ला देंगे क्या, ये तीनों बने हुए ना। अगला विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं। आप भी हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाएं जिससे हस्तकला का कारोबार चले।
हमारे यहाँ देखो उत्तर देखो, जूट से बनी हुई अत्यंत आकर्षक चित्रात्मक टिकाऊ सामग्री उपलब्ध है। अपने घर या ऑफिस के सजाइए और उन मनोरम चित्रों से जीवन को खुशहाल और आकर्षक बनाइए। धन्यवाद।